यस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट करने के साथ में मैंने आपको दिए थे। इन क्वेश्चंस के आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि GOC 1 का जो हमारा असाइनमेंट वाला पार्ट है, जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर GOC 2 के क्वेश्चंस फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहां पर बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड दिए हुए हैं और उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। जरा जैसे कि आपको दिया हुआ है Ka वैल्यू, देखो Ka वैल्यू कंपेयर करना है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। अब आप याद करें, बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए दो फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे। एक तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ ग्रुप, और उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप। लेकिन याद करो, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब ग्रुप मेटा या फिर पैरा पोजीशन पर हो, फॉर मेटा एंड पैरा पोजीशन, राइट। और याद करें, अगर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, तो उसमें कंपैरिजन का बेसिस फिर ग्रुप का नेचर नहीं, वहां पर फिर हम बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट एंड SIR। याद आ रहा है, फॉर ऑर्थो कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट एंड SIR। और याद करें, ऑर्थो इफेक्ट एंड SIR इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एज कंपेयर टू रेफरेंस मॉलिक्यूल। याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो देखो, एक बात तो कंफर्म है, इसका मतलब इन 4 कंपाउंड्स में अगर बात की जाए तो देखो, फर्स्ट कंपाउंड के लिए तो हम कह सकते हैं ये एक तरह से हो जाएगा रेफरेंस। फर्स्ट कंपाउंड तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रेफरेंस हो जाएगा। जरा ध्यान देना, फर्स्ट कंपाउंड तो यहां पर हो जाएगा रेफरेंस। सेकेंड कंपाउंड यहां पर इस केस में मैं बात करूंगा ऑर्थो इफेक्ट की। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? सेकेंड कंपाउंड में मैं बात करूंगा यहां पर ऑर्थो इफेक्ट की। फर्स्ट कंपाउंड को तो हम कंसिडर कर लेंगे रेफरेंस। सेकेंड कंपाउंड की अगर बात की जाए तो सेकेंड कंपाउंड में यहां पर आ जाएगा ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, वहां पर हमें देखना पड़ेगा ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक नेचर। अच्छा, थर्ड में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस मिथाइल ग्रुप का आप रिलीजिंग इफेक्ट लोगे। अच्छा, रिलीजिंग इफेक्ट में क्या लोगे? +H +I या बोथ? आंसर है +I। क्या मैं कह सकता हूं थर्ड में +H इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम इस मिथाइल ग्रुप का +H कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि मेटा पोजीशन है। और फोर्थ में अगर बात की जाए तो मिथाइल ग्रुप का +I एंड +H दोनों कंसिडर होंगे क्योंकि पैरा पोजीशन है, और यहां पर हम कह सकते हैं +H इफेक्ट विल डोमिनेट, राइट। अब जरा ध्यान देना, जैसे कि हम बात करते हैं कि सेकंड में अगर ऑर्थो इफेक्ट है तो फिर ये बात तो कंफर्म है कि सेकंड विल बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट, मतलब K वैल्यू ऑफ सेकंड विल बी मोर एज कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि सेकंड में ऑर्थो इफेक्ट है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, तो सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट विच इज रेफरेंस। और अब आप ध्यान देना, फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ के कंपैरिजन में फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो थर्ड एंड फोर्थ में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। और जैसे कि हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो होता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 and 4 आर लेस एसिडिक देन फर्स्ट, बट सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। हालांकि सेकंड में भी देखो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, वहां भी +H +I ऑपरेट हो रहा है, लेकिन जब ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर होता है तो वहां पर हम ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक नेचर नहीं, वहां पर कंपैरिजन के बेसिस पर होता है ऑर्थो इफेक्ट और SIR के बेसिस पर। क्लियर बात ये? अब जरा 3 and 4 में बात करें, देखो थर्ड में +I इफेक्ट है और फोर्थ में +H है। क्या मैं कह सकता हूं +H इज स्ट्रॉन्गर देन +I, और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगी। मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट विच इज मोर एसिडिक देन थर्ड विच इज मोर एसिडिक देन फोर्थ। तो 2 में तो ऑर्थो इफेक्ट है, फर्स्ट इज रेफरेंस, थर्ड में +I और फोर्थ में +H। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, Kb वैल्यू कंपेयर करना है। अब अभी हमने डिस्कस किया है, देखो फर्स्ट को तो हम यहां पर मान लेंगे रेफरेंस, फर्स्ट इज रेफरेंस।
सेकंड में और यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें ऑपरेट होगा SIP। आ रहा है समझ में? सेकंड में हम बात करेंगे SIP की। थर्ड में ग्रुप मेटा पोजीशन पर है तो इलेक्ट्रॉनिक नेचर मतलब +I, और फोर्थ में मिथाइल ग्रुप का +H, हालांकि +I भी है लेकिन +H डोमिनेटिंग होगा। अच्छा समझ में आ रहा है ना? थर्ड में मैंने +H क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मेटा पोजीशन है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि जो बेस स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेस स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, लेकिन ये कब? जब ग्रुप मेटा एंड पैरा पोजीशन पर हो। अगर ग्रुप ऑर्थो पर है तो ऑर्थो पर हम क्या इफेक्ट देखते हैं? SIP, और SIP बेस स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो फिर तो एक बात तो कंफर्म है, देखो 3 and 4 आर मोर बेसिक देन फर्स्ट विच इज मोर बेसिक देन सेकेंड, क्योंकि 3 and 4 में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रेफरेंस के कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक, और सेकंड तो लेस बेसिक क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ SIP। अब आप देखो 3 and 4 में रिलीजिंग इफेक्ट कहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आंसर है फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में +H है जबकि थर्ड में +I है एंड +H इज स्ट्रॉन्गर देन +I। तो फिर तो फोर्थ विल बी मोर बेसिक देन थर्ड विच इज मोर बेसिक देन फर्स्ट विच इज मोर बेसिक देन सेकंड, क्योंकि फोर्थ में +H इफेक्ट है, थर्ड में +I इफेक्ट है, फर्स्ट रेफरेंस है और सेकंड में SIP ऑपरेट हो रहा है। तो ये इन कंपाउंड्स का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। अल्टीमेटली देखो इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको ये कंसेप्ट देना चाह रहा हूं कि अगर आप सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें देयर इज समथिंग स्पेशल इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, और वो स्पेशल क्या है? ऑर्थो इफेक्ट एंड SIR, एंड देयर इज समथिंग स्पेशल इन ortho substituted aniline, and what is that special? The special point is SIP। क्लियर बात है? इनको कंसिडर करना नहीं भूलें, क्योंकि बेंजोइक एसिड में ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर है तो ग्रुप का नेचर नहीं, वहां पर रिलीजिंग या विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं देखते हैं, वहां पर हम ऑर्थो इफेक्ट SIR देखते हैं। और इसी तरह से एनिलीन में अगर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है तो वहां पर भी ग्रुप का नेचर नहीं, वहां पर हम क्या देखते हैं? SIP देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको अल्फा, बीटा एंड गामा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आपको दिए हुए हैं और इनकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। देखो बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन अगर करना है तो ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं? फर्स्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हम कह सकते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है। याद करें ये हम हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करते हैं, when carbon hydrogen bond is in conjugation with carbon carbon double bond। तो इसमें हम H इफेक्ट की बात करते हैं। याद आ रहा है? एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस किया हमने। तो ध्यान देना, अब फर्स्ट कंपाउंड में हम कह सकते हैं 3 + 3 + 2 + 2, मतलब टोटल यहां पर हम बात कर सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड में 10 अल्फा हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर अगर बात की जाए तो 10 अल्फा हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। आ रहा है समझ में? सेकेंड कंपाउंड में अगर बात की जाए तो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, 3 + 2 + 2। यहां पर अगर हम बात करें तो इस देखो यहां तो 10 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहां पर हम बात कर सकते हैं 7 अल्फा हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। और थर्ड में अगर बात की जाए तो ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन है, यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बात समझ में आ रही है? अब क्या मैं कह सकता हूं, अगर इसमें H इफेक्ट होगा तो एक्चुअल मॉलिक्यूल का जो एग्जिस्टेंस होगा वो किस फॉर्म में होगा? हाइब्रिड फॉर्म में। और हाइब्रिड फॉर्म में हम कह सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ये प्योर डबल बॉन्ड ना होकर के क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड होने का मतलब इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और जैसा कि रेजोनेंस में भी हमने एप्लीकेशन डिस्कस की, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन की, अगर डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है मतलब एक तरह से उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स अगर इंट्रोड्यूस होंगे तो जितने ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं देखो बॉन्ड लेंथ में सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है पार्शियल डबल बॉन्ड से, और पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कंप्लीट डबल बॉन्ड से। तो अगर डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं इट इज मूविंग टुवर्ड्स सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड अगर पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है मतलब हम कह रहे हैं कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड में क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और जितने ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे आप कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो बताओ सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा? फर्स्ट में, क्योंकि 10 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस केस में आप कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स यहां पर
मैक्सिमम आएंगे। फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स आएंगे लेकिन कंपैरेटिवली कम, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा। और गामा डबल बॉन्ड जो आपको दिया हुआ है थर्ड, इसमें आप कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे मिनिमम रहेंगे क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन मिनिमम है। तो अगर फर्स्ट में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो फिर तो फर्स्ट की बॉन्ड सबसे ज्यादा होगी, फिर आएगा सेकंड और फिर आएगा थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जो है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा अल्फा, बीटा एंड गामा। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। अल्फा की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा क्यों समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अल्फा में आप कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स मैक्सिमम होंगे, बीटा में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स कंपैरेटिवली लेस, और गामा में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं मिनिमम होंगे। इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स गामा में मिनिमम क्यों है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन का काउंट सबसे कम है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन जितने कम होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना कम होगा। और देखो हाइपर कॉन्जुगेशन एच इफेक्ट जितना कम होगा, एच इफेक्ट जितना कम होगा उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी उतने कम आएंगे। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। एक तो आपको दिया हुआ है मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, थर्ड आपको दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और फोर्थ अगर बात की जाए तो रिंग पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और इनका हमें रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है फॉर ईएसआर। याद करो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमने डिस्कस किया है कि रिंग पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो रिंग को एक्टिवेट करता है ईएसआर के लिए। याद करो, रिलीजिंग ग्रुप इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो वो रिंग को ईएसआर के लिए रिएक्टिविटी उसकी इंक्रीज करता है, जबकि रिंग पर अगर विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो दैट डिक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ रिंग फॉर ईएसआर। तभी तो विड्रॉइंग ग्रुप को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। रेजोनेंस में एप्लीकेशन डिस्कस की है, बस उसी की एप्लीकेशन है, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन के कंसेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर एल्काइल ग्रुप रिंग पर प्रेजेंट है तो याद करें एल्काइल ग्रुप का रिंग के लिए 2 इफेक्ट ऑपरेट होते हैं, प्लस एच और प्लस आई। चलो फर्स्ट कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या मैं कह सकता हूं मिथाइल ग्रुप का प्लस एच इफेक्ट ऑपरेट होगा। सेकंड में इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका भी प्लस एच इफेक्ट ऑपरेट होगा। थर्ड में आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका भी प्लस एच इफेक्ट ऑपरेट होगा। लेकिन फोर्थ में आप ध्यान देना, नो एच इफेक्ट। क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि फोर्थ में आप देखो हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। याद करें, अगर मैं प्लस एच इफेक्ट के लिए ऑर्डर की बात करूं तो मिथाइल का प्लस एच सबसे ज्यादा होता है, फिर आता है इसमें इथाइल ग्रुप, फिर आता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और फिर आता है इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये मैंने आपको एक ऑर्डर भी बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन में कि जब मिथाइल ग्रुप रिंग से अटैच्ड होता है तो इट प्रोवाइड्स 3 अल्फा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, इथाइल ग्रुप प्रोवाइड्स 2 अल्फा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, isopropyl group provides 1 alpha hydrogen for hyperconjugation, and in case of tertiary butyl there is no alpha hydrogen, so no H effect. क्वेश्चन है इनका प्लस आई भी तो होगा, बिल्कुल प्लस आई भी होगा, लेकिन प्लस एच और प्लस आई में डोमिनेटिंग कौन है, प्लस एच। तो कंपैरिजन का बेसिस प्लस एच लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो डोमिनेटिंग इफेक्ट है। तो बताओ प्लस एच किस केस में सबसे ज्यादा है, फर्स्ट में, और जिसमें प्लस इफेक्ट सबसे ज्यादा है वो ईएसआर के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि प्लस एच इफेक्ट मतलब रिलीजिंग इफेक्ट जो होगा वो रिंग को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करेगा ईएसआर के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है, और फोर्थ में तो आप कह सकते हैं एच इफेक्ट एब्सेंट है, यहां पर केवल प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, यहां पर केवल प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, ओनली प्लस आई फोर्थ में। तो ये यहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, आंसर इज 1, 2, 3, 4। क्लियर बात है। चलिए अब इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, और लास्ट क्वेश्चन में हमें कार्बोकेटायंस हमें दिए हुए हैं और इनका हमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। आप ध्यान दीजिएगा, देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो आंसर इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोकेटायंस इज 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। देखो थर्ड को मैंने यहां पर सबसे लास्ट में रखा, इसका आंसर तो बिल्कुल आपको आना चाहिए। याद करें ब्रेड्स रूल, थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम क्यों है समझ में आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ ब्रेड्स रूल। तो ब्रेड्स रूल के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि याद करो ब्रेजेड कार्बन पर प्लेनैरिटी आना डिफिकल्ट होता है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे केवल आपको यह एक्सप्लेन करना है व्हाई फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा क्यों है। देखो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा क्यों है, इस बात को समझने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप सुनिएगा इस बात को, साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखो साइक्लोप्रोपेन की अगर बात की जाए तो साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल में अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल की बात की जाए, क्या लगता है आपको साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द बॉन्ड एंगल इन साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल? क्या लगता है इस केस में? अब आप ध्यान देना, देखो अगर मैं रेगुलर पॉलीगॉन्स की तरह ट्रीट करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं रेगुलर पॉलीगॉन्स की तरह ट्रीट करता हूं तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन कैन बी कंसिडर्ड लाइक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप साइक्लोप्रोपेन को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, जो एंगल हमें मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग ये साइक्लोप्रोपेन एक तरह से ट्राइंगल जैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा है, तो फिर तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इसमें 60 डिग्री है। क्वेश्चन है रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल क्या है? तो देखो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करेंगे तो हमें मैथमेटिक्स से मतलब नहीं है, ठीक है। इसका हम कह सकते हैं इट्स शेप इज लाइक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो फिर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा हो गया जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है। तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसका एंगल जरूर 60 डिग्री हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हमारी रिक्वायरमेंट तो यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट की है, बिकॉज कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल तो 60 डिग्री है और हमारी रिक्वायरमेंट 109 डिग्री 28 मिनट की है। अब एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन है फिर एक्चुअल में बॉन्ड एंगल मिलता क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल बॉन्ड एंगल? आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां पर एक्चुअल बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो ध्यान देना, एक्चुअल बॉन्ड एंगल तो ना तो हमें 60 डिग्री मिलता है और ना ही हमें 109 डिग्री 28 मिनट मिलता है। ये दोनों ही एंगल्स हमें एक्चुअली मिलते नहीं है। एक्चुअल बॉन्ड एंगल की अगर बात की जाए तो एक्चुअल बॉन्ड एंगल हमें मिलता है 101.5 डिग्री। ध्यान देना, यहां पर एक्चुअल एंगल जो हमें मिलता है दैट इज अप्रॉक्स 101.5 डिग्री। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू को याद नहीं रख पाए, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाएगी, आप इसे अप्रॉक्स 102 डिग्री याद रख सकते हैं या 101 डिग्री याद रख सकते हैं, पर एग्जैक्ट 1.1.5 डिग्री है, 101.5 डिग्री है। अब आप ध्यान देना, ये हमें एक्चुअल बॉन्ड एंगल मिलता है, क्योंकि 60 डिग्री बॉन्ड एंगल की अगर बात की जाए तो 60 डिग्री बॉन्ड एंगल पर साइक्लोप्रोपेन का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, और 109 डिग्री 28 मिनट पर भी साइक्लोप्रोपेन का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ध्यान देना, इन दोनों एंगल्स पर साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, लेकिन साइक्लोप्रोपेन एग्जिस्ट तो करता है। ध्यान देना, साइक्लोप्रोपेन एग्जिस्ट तो करता है। कई बार स्टूडेंट, मैं स्टेटमेंट को मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो कई बार स्टूडेंट्स का स्टेटमेंट होता है, क्योंकि हम साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल में स्ट्रेन की बात करते हैं, अभी हम बात भी करेंगे, इसमें स्ट्रेन होता है, उस स्ट्रेन की वजह से हम कहते हैं कि स्ट्रेन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो कई बार स्टूडेंट का ये स्टेटमेंट आता है कि सर साइक्लोप्रोपेन तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ध्यान देना, साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल नहीं है, इट इज लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ स्ट्रेन। इट्स नॉट अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इट इज लेस स्टेबल। दोनों वर्ड्स में अंतर है। देखो अनस्टेबल का मतलब तो फिर हम उस मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस तो होता है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी एंड कैन बी स्टोर्ड। मेरा पॉइंट समझना, तो ये अनस्टेबल नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेन इट इज लेस स्टेबल, क्योंकि देखो स्ट्रेन तो आएगा, कैसे आएगा जरा सोचिए। अगर मैंने कहा कि एक्चुअल बॉन्ड एंगल 101.5 डिग्री है, तो इसका मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है 109 डिग्री 28 मिनट, वो तो नहीं मिला एंगल, उससे डिफरेंट मिला। और एंगल अगर उससे डिफरेंट होगा तो मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन आएगा। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं A.S. दैट इज एंगल स्ट्रेन। तो मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन है, और इसी स्ट्रेन की वजह से हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है वो अफेक्ट होती है। लेकिन ये स्टेबिलिटी इतना अफेक्ट नहीं होती है कि मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल ना हो। मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस तो होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इट एग्जिस्ट्स, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इट इज लेस स्टेबल मॉलिक्यूल। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? अब जरा ध्यान देना, देखो साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए, सुनना इस बात को अच्छे से, आप ध्यान देना, साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास, जैसे देखो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये आप मान लें कि अप्रॉक्स 109 डिग्री 28 मिनट है,
ठीक है, ये एंगल हमारे पास अप्रॉक्स 109 डिग्री 28 मिनट है। यस, आप ध्यान देना, ये एंगल हमारे पास 109 डिग्री 28 मिनट है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर अगर मैं बात करूं कि जैसे साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो ये एक साइक्लोप्रोपेन समझ लें आप, ये एक साइक्लोप्रोपेन समझ लें। इट इज लाइक 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये 3 कार्बन है, ये एक साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल आप मान लें यहां पर। ठीक है, अब इस साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो ऐसे केस में देखो, इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर जो एंगल आपको मिलेगा वो मिलेगा 60 डिग्री। अगर मैं इसको बिल्कुल एक ट्राइंगल शेप में बात करूं तो ट्राइंगल शेप के अकॉर्डिंग तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि भाई कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ये एंगल 60 डिग्री नहीं, ये एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। अब मैं अगर इसको 109 डिग्री 28 मिनट पर लेकर जाऊंगा ना, तो वास्तव में ऑर्बिटल्स ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे, ये रिंग क्लोज ही नहीं हो पाएगी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको 109 डिग्री 28 मिनट एंगल पर मेंटेन करता हूं तो ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे। और सोचिए, जब तक इस कार्बन का और इस कार्बन का ऑर्बिटल, ये sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे, तब तक मैं रिंग के क्लोज होने की बात कैसे करूंगा? तो इसका मतलब ये हुआ देखो कि अगर मैं जो रिक्वायर्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, वो एंगल अगर मैं मेंटेन करता हूं तो ये 109 डिग्री 28 मिनट एंगल पर ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप ही नहीं कर पा रहे हैं। ओवरलैप नहीं करेंगे तो फिर रिंग क्लोज कैसे होगी भाई? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के थ्रू ही तो दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा ना। ये एक कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, ये दूसरे कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, और ये दोनों sp3 ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तभी हम यहां पर साइक्लोप्रोपेन रिंग के क्लोज होने की बात कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या देखो, 109 डिग्री 28 मिनट पर तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन है फिर दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके परफेक्टली सिग्मा बॉन्ड बनाएं, दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके परफेक्टली सिग्मा बॉन्ड बनाएं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अब आप सोचिए, देखो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए, हेड ऑन ओवरलैपिंग होनी चाहिए। होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों sp3 ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात करूं तो उसके लिए तो फिर हम चाहेंगे कि ऑर्बिटल यहां नहीं, 109 डिग्री 28 मिनट पर नहीं, ये 60 डिग्री एंगल पर होना चाहिए, और ये ऑर्बिटल भी 109 डिग्री 28 मिनट पर नहीं 60 डिग्री पर होना चाहिए, तब ये आप कह सकते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी। लेकिन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, अगर मैं उस ओवरलैपिंग की बात करूंगा तो वो ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग तो तब पॉसिबल होगी जब एंगल में 109 डिग्री 28 मिनट नहीं 60 डिग्री मेंटेन करूं। अब आप सोचिए, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की आइडियल कंडीशन को यहां पर कंसीडर करूं, व्हाट इज आइडियल कंडीशन, कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, या आप कह सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो फॉर दैट आइडियल कंडीशन द एंगल शुड बी 60 डिग्री। मतलब आप सोचिए, जो 109 डिग्री 28 मिनट हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, वो एंगल मैं चाहता हूं कि 109 डिग्री 28 मिनट नहीं, कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। आप सोचिए, इतना ज्यादा अगर एंगल में डेविएशन होगा तो फिर तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बहुत हाई हो जाएगा। आप समझना, यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये एंगल मुझे 60 डिग्री मिले और ये एंगल भी मुझे 60 डिग्री मिले, तब यहां पर आइडियल ओवरलैपिंग होगी, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग जिसे हम कहते हैं। तो देखो, इस एंगल पर आप सोचिए 109 डिग्री 28 मिनट से अगर मैं 60 डिग्री पर आऊंगा तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन इतना ज्यादा होगा कि यहां पर आप समझ लें कि इसको बस मैं रोक कर खड़ा हुआ हूं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, अगर मैं एंगल में डेविएशन की बात करूंगा, समझना इस बात को, इस 109 डिग्री 28 मिनट एंगल में अगर मैं डेविएशन की बात करूंगा, जैसे मैं इसमें एंगल कम या ज्यादा होने की बात करूंगा, तो ध्यान देना, हमेशा यहां पर एक फोर्स ऐसा काम करेगा जो इस ऑर्बिटल को पुश करेगा 109 डिग्री 28 मिनट के लिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, ये जो एंगल में डेविएशन हो रहा है, ये जो एंगल में डेविएशन हो रहा है, ये यहां पर हमेशा एक स्ट्रेन डेवलप करेगा, इसमें एक फोर्स ऐसा यहां पर काम करेगा जो इस ऑर्बिटल को पुश करेगा, कहां पर, 109 डिग्री 28 मिनट पर। इसी को तो हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। और आप ध्यान देना, देखो इस 109 डिग्री 28 मिनट एंगल में जितना डेविएशन ज्यादा होगा, देखो डेविएशन अगर कम है तो स्ट्रेन कम आएगा, मतलब उस फोर्स की इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन डेविएशन जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप देखो, ऐसे में आप सोचिए, अगर हम कह रहे हैं कि 109 डिग्री 28 मिनट, अगर हम कह रहे हैं कि इस एंगल में चेंज होकर के ये 60 डिग्री पर आ जाए, तो 60 डिग्री पर आप ध्यान देना, स्ट्रेन इतना ज्यादा होगा कि बस मैं इसको रोक कर खड़ा हुआ हूं, ये गया, ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो गया। आ रही बात समझ में? इसका मतलब हम कह सकते हैं
जहां पर ओवरलैपिंग परफेक्ट हो सकती है, किस एंगल पर? 60 डिग्री पर। वहां पर स्ट्रेन इतना हाई होगा कि साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एंगल 109 डिग्री 28 मिनट मेंटेन करने की बात करूं तो वहां पर ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करेंगे, दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाएगा, और जब तक इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा नहीं, तब तक ये रिंग क्लोज कैसे होगी? क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जो मैंने आपसे कहा कि ना तो 60 डिग्री एंगल पॉसिबल है साइक्लोप्रोपेन में, ना तो 60 डिग्री एंगल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन बहुत हाई होगा। इस केस में स्ट्रेन वेरी वेरी हाई, जो इस मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 109 डिग्री 20 मिनट क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल, ओवरलैपिंग यहां पर पॉसिबल होगी ही नहीं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो देखो, इसका मतलब दोनों ही केस में प्रॉब्लम है। ना तो 60 डिग्री पर साइक्लोप्रोपेन का एग्जिस्टेंस बन पा रहा है, और ना ही 109 डिग्री 28 मिनट पर एंगल इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है, और 60 डिग्री पर स्ट्रेन बहुत हाई है। लेकिन पॉइंट ये आ रहा है कि साइक्लोप्रोपेन एग्जिस्ट तो करता है ना। क्वेश्चन है फिर एग्जिस्ट करता है तो किस एंगल पर? देखो, अब आप ध्यान देना, ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप तो पक्का करेंगे, क्योंकि ओवरलैप करेंगे तभी तो दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बनकर के रिंग क्लोज होगी। लेकिन ओवरलैपिंग किस एंगल पर? अब जरा ध्यान देना, 109 डिग्री 28 मिनट पर तो नहीं होगी, वो तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है किस एंगल पर? ध्यान देना, केवल इस एंगल में इतना ही डिवीजन होगा, इतना ही एंगल कम होगा। देखो, ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा में तो ऑर्बिटल्स और दूर जा रहे हैं, इनके बीच में और ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो एंगल तो पक्का 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, लेकिन कितना कम? ध्यान देना, केवल इतना ही कम होता है कि जहां पर इन ऑर्बिटल की जस्ट ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इस 109 डिग्री 28 मिनट पर तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन ओवरलैपिंग वैसे एंगल में चेंज तो आएगा। कितना चेंज आएगा? ये एंगल केवल इतना सा कम होगा कि इन ऑर्बिटल में जस्ट ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाए, और वो एंगल प्रैक्टिकली हमें मिलता है 101.5 डिग्री। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आप सोचिए, अगर 101.5 डिग्री एंगल पर ओवरलैपिंग होगी, तो फिर तो दोनों कार्बन के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो स्ट्रेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये परफेक्ट हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं है। परफेक्ट हेड ऑन ओवरलैपिंग ऐसी अगर होती तो मैं कह सकता था कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता वो एकदम स्ट्रेट मिलता हमें, एकदम स्ट्रेट। लेकिन आप सोचिए, इस ओवरलैपिंग के लिए हमें 60 डिग्री एंगल रिक्वायर्ड है, और 60 डिग्री एंगल तो फिर यहां पर स्ट्रेन बहुत हाई हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो ओवरलैपिंग होती है वो कहां पर होती है? 101.5 डिग्री पर होती है। मतलब इस तरह की ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग को अगर आप प्रैक्टिकली खुद करके देखेंगे ना, तो यहां पर दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा वो स्ट्रेट बॉन्ड की जगह आपको कर्व्ड शेप में नजर आएगा, ऐसे कर्व्ड शेप में नजर आएगा, ऐसा। ध्यान देना, अगर मैं ऑन द पेपर बात करूं तो वास्तव में साइक्लोप्रोपेन के जो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हमें मिलती है वो ऐसी मिलती है। देखो, ये कार्बन का sp3 ऑर्बिटल इस कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के साथ इस तरह से ओवरलैप करता है, और ऐसे में देखो जो बॉन्ड बनता है वो एकदम स्ट्रेट बॉन्ड नहीं, ऐसा ये स्ट्रेट बॉन्ड नहीं बनता है, क्योंकि इस स्ट्रेट बॉन्ड के लिए तो एंगल कितना चाहिए? 60 डिग्री। जो बॉन्ड बनता है वो इन दो कार्बन के बीच में ऐसा बॉन्ड बनता है। जो बॉन्ड बनता है वो दोनों कार्बन के बीच में इस तरह का बॉन्ड बनता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड बनता है वो एकदम स्ट्रेट ना होकर के कर्व्ड शेप में होता है। बिल्कुल ऐसे ही देखो यहां भी होगा, दोनों कार्बन के जो sp3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वो इस तरह से ओवरलैप करेंगे, तो जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसा स्ट्रेट बॉन्ड नहीं, नो ये बॉन्ड नहीं, जो डॉटेड बना रहा हूं वो एक्सपेक्टेड है, ऐसा हम चाहते थे, ऐसा हम सोच रहे थे, लेकिन जो बॉन्ड बनता है वो कर्व शेप में बनता है, ऐसा। और इसी तरह से इन दोनों कार्बन के बीच में भी जो sp3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वो इस तरह से करेंगे, मतलब बॉन्ड एकदम स्ट्रेट बॉन्ड ना होकर के कैसा होगा? कर्व्ड शेप में होगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? वास्तव में देखो, साइक्लोप्रोपेन की अगर बात की जाए ना, तो साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड बनता है ना दो कार्बन के बीच में, वो ऐसा कर्व्ड शेप में बनता है। ये एक्चुअल में कंडीशन है, और इसीलिए आप ध्यान देना, साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड बनता है उसको, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक तरह से हम कहते हैं बेंट बॉन्ड, इसीलिए इसको हम एक तरह से कहते हैं बेंट बॉन्ड, या इसको बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है, बनाना शेप में एक तरह से ही बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है दैट इज नॉट एक्चुअली स्ट्रेट बॉन्ड, इट इज बेंट बॉन्ड। और क्या मैं कह सकता हूं, ये जो बेंट बॉन्ड बना, इसमें दो कार्बन के बीच में
सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होनी चाहिए वैसी ओवरलैपिंग तो नहीं है। ओवरलैपिंग जो है वो वीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये ऑर्बिटल जस्ट देखो 109 डिग्री 28 मिनट पर तो ये ओवरलैप ही नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट इनकी ओवरलैपिंग जहां स्टार्ट होगी बस वहीं पर ये बॉन्ड बनेगा। जस्ट ओवरलैपिंग स्टार्ट हुई है, मतलब आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग इज वेरी वीक। इसीलिए आप ध्यान देना, इसीलिए हम बात करते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है साइक्लोप्रोपेन में, वो जो बॉन्ड होता है दैट इज अ वेरी वीक सिग्मा बॉन्ड as compared to a normal sigma bond। ये एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत ही वीक सिग्मा बॉन्ड होता है। आ रही बात समझ में? इसीलिए हम बात करते हैं, देखो मैं साइक्लोप्रोपेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, फिर मैं उस क्वेश्चन पर आऊंगा। इसीलिए हम बात करते हैं कि साइक्लोप्रोपेन की जब भी रिएक्शंस होती है ना, साइक्लोप्रोपेन की जब भी रिएक्शंस होती है ना, अब आप देखो साइक्लोप्रोपेन में दो तरह के सिग्मा बॉन्ड है, एक तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड तो एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड की तरह फॉर्म होता है, लेकिन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एक तरह से आप कह सकते हैं एक एबनॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है, जो ऑर्बिटल्स की बहुत ही वीक ओवरलैपिंग से बना है। जस्ट जहां पर ओवरलैपिंग स्टार्ट हुई है, जस्ट जहां पर स्टार्ट हुई है, इस परफेक्ट ओवरलैपिंग के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बन ही नहीं पाता है, क्योंकि इस स्ट्रेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, परफेक्ट हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए आप खुद अगर इस तरह से बनाकर देखेंगे ना अपने हाथों से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एंगल रिक्वायर्ड होगा वो 60 डिग्री होगा। लेकिन 60 डिग्री पर मैंने कहा कि स्ट्रेन इतना हाई होगा कि मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं होगा। और अगर मैं आइडियल एंगल की बात करूं 109 डिग्री 28 मिनट हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग sp3, तो वहां ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट जहां पर ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी वो एंगल एक्चुअली मिलता है हमें 101.5 डिग्री। और ये ओवरलैपिंग वीक होने की वजह से हम कहते हैं कि इसका बिहेवियर एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड जैसा ना होकर के एक वीक सिग्मा बॉन्ड जैसा इसका बिहेवियर होता है। ये साइक्लोप्रोपेन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में जब रिएक्शन होती है तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है। अब आप सोचिए, दो तरह के सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। क्या लगता है बॉन्ड कौन सा ब्रेक होना चाहिए? इट इज कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, नॉट कार्बन हाइड्रोजन, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड तो यहां पर स्ट्रांग होगा, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड वीक है। इसीलिए इसकी रिएक्शन जब होती है तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है इसका? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? ओपन चेन कंपाउंड्स वाले प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। साइक्लोप्रोपेन में जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? ओपन चेन कंपाउंड वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो मैं इसकी रिएक्शन अगर ENU के साथ कराऊं, E इज सपोज इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, NU इज सपोज न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, तो एक कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड हुआ, एक कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड हुआ, प्रोडक्ट हमें कैसा मिला? ओपन चेन। आया समझ में? ये साइक्लोप्रोपेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया। अब देखो एक बात तो कंफर्म है कि अगर साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड एंगल है वो अगर एक्चुअल में 101.5 डिग्री है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन तो होगा, स्ट्रेन तो आएगा इसमें, क्योंकि एंगल में डेविएशन तो है। इसीलिए साइक्लोप्रोपेन को कहा जाता है स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल। इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल कहते हैं। और स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल होने की वजह से ही साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो एक लेस स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन नॉट अनस्टेबल। अनस्टेबल वर्ड यूज मत करना, लेस स्टेबल वर्ड यूज करना। क्लियर बात ये? और ये रीजन है, देखो क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में स्ट्रेन है, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में स्ट्रेन है, इसीलिए हम बात करते हैं, इसीलिए हम बात करते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में हमेशा टेंडेंसी होती है कि ये एक ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि आप सोचिए, जैसे ही ये रिंग से, ध्यान देना, जैसे ही ये रिंग से एक ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, ये ओपन चेन कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। जैसे ही ओपन चेन में कन्वर्ट होगा ना, यहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट मेंटेन होता हुआ मिल जाएगा। तो मतलब जो एंगल स्ट्रेन है वो खत्म हो जाएगा इसमें। यहां पर आप कह सकते हैं एंगल स्ट्रेन है, यहां पर आप कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन है, यहां प्रेजेंट है। जबकि जैसे ही ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, यहां पर आप कह सकते हैं एंगल स्ट्रेन खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहां पर आप कह सकते हैं कि जो एंगल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 101.5 डिग्री मिल रहा है, जबकि यहां पर एंगल कितना मिल जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट मिल जाएगा। तो यहां पर आपको वो एंगल मेंटेन मिलेगा जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है। तो ये साइक्लोप्रोपेन से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताया। अब आते हैं फर्स्ट कार्बेटाइन मॉलिक्यूल जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ध्यान देना, जरा ध्यान देना, अगर इस कार्बेटाइन मॉलिक्यूल की बात की जाए,
तो देखो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, क्या मैं कह सकता हूं ये कार्बन sp2 है, और अगर ये कार्बन sp2 है तो इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा एंड दैट विल बी वेकेंट। इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा एंड दैट विल बी वेकेंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप देखो इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और वो वेकेंट है। जरा देखो ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड बना, मैंने आपको अभी भी बताया ये जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, यहां पर परफेक्ट हेड ऑन ओवरलैपिंग ना होकर के कैसी होती है, ये ऑर्बिटल इस एक्सिस से थोड़ा सा बाहर होते हैं। समझना इस बात को, यहां जो आपको एंगल मिलेगा, ये ऑर्बिटल जो होते हैं वो इस एक्सिस से थोड़ा सा बाहर ओवरलैप करते हैं। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ये बॉन्ड भी जो बनता है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं, कर्व्ड बॉन्ड, बेंड बॉन्ड बनता है, और जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं वो इस एक्सिस से थोड़ा सा बाहर होते हैं। और अब आप ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस कैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड काम आएगा। ये जो sp3 ऑर्बिटल है ना, ये sp3 ऑर्बिटल आप कह सकते हैं इस sp3 के साथ ओवरलैप कर रहा है, लेकिन इस एक्सिस से बाहर होने की वजह से ये sp3 ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली इस p के साथ भी ओवरलैप करने लगता है। मतलब आप कह सकते हैं सिमिलर टू रेजोनेंस, इन दिस केस दिस sp3 ऑर्बिटल इज नॉट ओनली ओवरलैपिंग विद वन ऑर्बिटल also but also with two orbitals. Which two orbitals? ये sp3 ऑर्बिटल आप कह सकते हैं इस sp3 के साथ भी ओवरलैप कर रहा है और इस p के साथ में भी इसकी ओवरलैपिंग है। एंड सेम फॉर दिस sp3 ऑर्बिटल। अगर इस sp3 ऑर्बिटल की बात करें तो ये इस sp3 ऑर्बिटल के साथ तो ओवरलैप करेगा ही, साथ में इसकी ओवरलैपिंग इस p ऑर्बिटल के साथ में भी होगी। मतलब यहां पर कुछ रेजोनेंस जैसा कंसेप्ट आ रहा है कि सिमिलर टू रेजोनेंस इन दिस मॉलिक्यूल वन ऑर्बिटल इज not only overlapping with only one other orbital but also with more than one other orbitals। और याद करें, जब भी एक ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन मिलता है, लाइक इन हाइपर कॉन्जुगेशन, लाइक इन रेजोनेंस। आया समझ में यहां पर? अब जरा आप सोचिए, अगर एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो फिर तो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के सिमिलर इस मॉलिक्यूल में भी हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे ये sp3 ऑर्बिटल है, अगर ये sp3 ऑर्बिटल हमने कहा भी ये sp3 ऑर्बिटल इस sp3 के साथ ओवरलैप कर रहा है, p के साथ में भी ओवरलैप कर रहा है, तो अगर मैं इसके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो याद करो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं? ओवरलैपिंग विद एनी वन ऑर्बिटल दैट इज कंसीडर टू बी 100%। आप सोचिए, अगर मैं इस sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग 100% sp3 के साथ कंसीडर करूं, ध्यान देना, अगर मैं अब सुनिएगा बात को, अगर मैं इस sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग 100%, ऐसा करते हैं मैं कार्बन की नंबरिंग कर देता हूं, ये c1 कार्बन है, ये c2 कार्बन, ये c3, तो अगर मैं c1 कार्बन के sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग 100% c2 कार्बन के sp3 के साथ कंसीडर करूं, तो अगर मैं 100% कंसीडर करूंगा तो ये बॉन्ड मुझे यहां पर 100% मिलेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड मुझे यहां पर 100% मिलेगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे में c1 कार्बन के sp3 की c3 कार्बन के sp3 के साथ ओवरलैपिंग 100% कंसीडर करूंगा तो ये बॉन्ड भी मुझे 100% मिलेगा। ऐसे केस में हमने इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ में sp3 की ओवरलैपिंग 0 कंसीडर की है, तो यहां पर इस ओवरलैपिंग के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं इस ओवरलैपिंग को 0 मान रहा हूं, इस ओवरलैपिंग को भी 0 मान रहा हूं, तो हमने कार्बन कार्बन के बीच में c1 कार्बन और पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के बीच में कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड शो नहीं किया। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? ये तो केस ए हो गया। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं केस बी की बात करूं, अब जरा सुनिए, अगर मैं c1 कार्बन के sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग c2 कार्बन के sp3 के साथ कंसीडर ना करके p के साथ में अगर इसकी ओवरलैपिंग 100% कंसीडर करूं, तो ऐसे केस में आप ध्यान देना, क्योंकि अब मैंने c1 कार्बन के sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग c2 के साथ में कंसीडर नहीं किया, उसको मैंने 0 मान लिया है, और मैं अगर इसकी ओवरलैपिंग 100% पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के p के साथ ले रहा हूं, तो फिर तो मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड शो करूंगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने यहां पर c1 कार्बन की ओवरलैपिंग, c1 कार्बन के sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किसके साथ कंसीडर की है? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के p के साथ कंसीडर की है। चार्जेस में आपको आगे क्लियर कर दूंगा। और इसी तरह से ये मैंने केस बी ले लिया, केस बी में मैंने क्या करा, ये ओवरलैपिंग 100% मान लिए। और इसी तरह से केस सी, जरा देखो, अगर मैं c1 कार्बन के sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग
C3 के साथ 0 कंसिडर करता हूं, अगर मैं ये C3 कार्बन है, C1 और C3 के बीच में अगर मैं ओवरलैपिंग 0 कंसिडर करता हूं, और अगर मैं C1 कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ये रहा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, इसके p के साथ 100% कंसिडर करता हूं, तो यहां मुझे एक 100% बॉन्ड नजर आएगा, एक कंप्लीट बॉन्ड नजर आएगा, क्योंकि मैंने C1 और C3 के बीच में sp3 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग 0 मान लिया है, तो मैंने इनके बीच में कोई बॉन्ड शो नहीं किया है। ये मेरे पास केस C जो इस केस के रिस्पेक्ट में होगा, मैंने इस sp3, ये जो sp3 ऑर्बिटल है, अगर मैं इसकी ओवरलैपिंग इस sp3 के साथ 0 मान लूं, तो C1 C3 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा, जो केस C में मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने इस sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अगर p के साथ 100% ली है, इस p के साथ अगर मैं इसको 100% ले रहा हूं, तो मैं इस C1 और इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के बीच में कंप्लीट बॉन्ड शो करूंगा, ये वाला। आया समझ में? ये 3 मेरे पास यहां पर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि आप सोचिए, अगर मैं यहां पर C1 कार्बन के sp3 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग C2 और C3 के साथ मैं 100% कंसिडर करता हूं, ये C2 के साथ और ये C3 के साथ, तो मुझे स्ट्रक्चर A मिलेगा। अगर मैं C1 कार्बन के इस sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग C2 के साथ कंसिडर ना करके पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ कंसिडर करूंगा, तो मुझे स्ट्रक्चर B मिलेगा। और इसी तरह से C1 कार्बन के इस sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अगर मैं C3 के साथ कंसिडर ना करके p के साथ कंसिडर करता हूं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के, तो मुझे स्ट्रक्चर C मिलेगा। ये तो हो गया हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। एक्चुअल क्या होगा? तो देखो, एक्चुअल तो हम ये कहेंगे कि अगर एक ही ऑर्बिटल एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर रहा है, अगर एक ही ऑर्बिटल एक से ज़्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो किसी भी सिंगल ऑर्बिटल के साथ में उसकी ओवरलैपिंग 100% कंसिडर ना करके हम कैसे कंसिडर करेंगे? पार्शियल। आ रही बात समझ में? और ऐसे केस में हम कह सकते हैं, देखो अब आप ध्यान देना, अब मैं इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसको हम कह सकते हैं हाइब्रिड। तो ध्यान देना, क्योंकि ये sp3 ऑर्बिटल इस sp3 के साथ ओवरलैप कर रहा है और साइमल्टेनियसली p के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, तो फिर तो पार्शियल ओवरलैपिंग के रिस्पेक्ट में पार्शियल बॉन्ड में यहां शो करूंगा और पार्शियल बॉन्ड में यहां शो करूंगा। क्या पॉइंट समझ में आया? और इसी तरह से ये sp3 ऑर्बिटल भी अगर इस sp3 के साथ पार्शियली ओवरलैप करेगा एंड पार्शियली विद p, तो फिर तो यहां भी हम एक पार्शियल बॉन्ड शो करेंगे। क्या पॉइंट समझ में आया? ये इसका हाइब्रिड होगा। अब मैं बात करता हूं चार्जेस की, ध्यान देना। देखो, आप सोचिए ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आप कह सकते हैं, क्योंकि sp3 इस p के साथ ओवरलैप कर रहा है और क्योंकि p ऑर्बिटल वैकेंट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के लिए। ऐसे ही यहां से भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के लिए। तो आप देखो, अगर ये बॉन्ड आप कंप्लीटली यहां शिफ्ट कर दें, केस B, तो फिर ये कार्बन तो हो जाएगा न्यूट्रल, ये कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। और अगर आप इस बॉन्ड को कंप्लीटली यहां शिफ्ट कर दें, केस C, तो ये कार्बन हो जाएगा न्यूट्रल, C3 कार्बन हो जाएगा इस केस में पॉजिटिव। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% ट्रांसफर ना होकर के क्या होगा? पार्शियल ट्रांसफर होगा। तो फिर तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पार्शियल रह जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। ये होगा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो वास्तव में देखो, जो क्वेश्चन में, ध्यान देना, जो क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में ये जो आपको फर्स्ट कैटायन दिया हुआ है ना, इस फर्स्ट कैटायन का अगर मैं एक्चुअल एग्जिस्टेंस की बात करूं, तो इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा? वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा ये वाला। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है। अब आप देखो, अगर ये एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, तो हम तो कार्बोकेटायन को कैसा मानकर चल रहे थे? ए जैसा। लेकिन ना तो वो ए जैसा है, ना बी जैसा है और ना सी जैसा है। वो एक्चुअल कैसा है? हाइब्रिड जैसा है, इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जैसा है। आ रही बात समझे? तो फिर तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब इस कैटायन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिंगल कार्बन पर ना होकर के क्या हुआ? 3 कार्बन एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक तो C2 कार्बन, एक C3 कार्बन और एक जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था। ऐसा करते हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को C4 कह देते हैं। तो हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है वो C2, C3 और C4 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जैसा कि रेजोनेंस में होता है। तो फिर तो मैं कह सकता हूं देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और क्या मैं कह सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लाइक इन रेजोनेंस, लाइक इन हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट विल मेक दिस कैटायन स्टेबल। दूसरा आप ध्यान देना, अब आप सोचिए, अगर ये कैटायन का एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि रिंग इज हैविंग ओपन चेन कैरेक्टर्स। रिंग इज हैविंग ओपन चेन कैरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो रिंग है, अब ना तो मैं इसको 100% ओपन कह सकता हूं, ना 100% क्लोज कह सकता हूं, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को बनाने में ये स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है।
ये स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। आ रही बात समझ में? क्योंकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सभी का मिक्सचर होता है ना, उन सभी के कंट्रीब्यूशन से बनता है। तो फिर तो हम कह सकते हैं ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, सी वाला स्ट्रक्चर, बी वाला स्ट्रक्चर भी ओपन चेन है और ए वाला स्ट्रक्चर क्लोज चेन है। अब ना तो 100% कैरेक्टर ए के मिलेंगे, ना 100% कैरेक्टर सी के मिलेंगे, ना 100% कैरेक्टर बी के मिलेंगे। हम तो कह सकते हैं कि हाइब्रिड मॉलिक्यूल में ए, बी और सी तीनों के मिक्स कैरेक्टर्स होंगे। अब आप सोचिए अगर ये स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बी एंड सी, तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब हाइब्रिड में ओपन चेन कैरेक्टर्स आएंगे। और क्या मैं कह सकता हूं एबीसी का अगर मैं स्टेबिलिटी कंपैरिजन करूं, ध्यान देना, अगर मैं एबीसी का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करता हूं तो बी एंड सी आर इक्वली स्टेबल एंड आर मोर स्टेबल देन ए, क्योंकि ए तो कंप्लीटली क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये कंप्लीटली क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। जबकि अगर आप देखेंगे तो बी और सी ओपन चेन है, बी और सी ओपन चेन है तो उनमें तो स्ट्रेन होगा ही नहीं। तो देखो बी एंड सी कैटायन स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन ए, तो फिर तो मैं कह सकता हूं अगर बी और सी की स्टेबिलिटी ज्यादा है ए से, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। तो बी और सी स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जबकि ए का कंट्रीब्यूशन कम होगा, क्योंकि ए की स्टेबिलिटी कम है। ए की स्टेबिलिटी कम क्यों? क्योंकि समझ में आ रहा है वो क्लोज्ड चेन है, जबकि बी एंड सी आर ओपन चेन। और क्लोज चेन में क्या होगा? स्ट्रेन होगा, जैसा कि मैंने आपको साइक्लोप्रोपेन में स्ट्रेन समझाया। आ रही बात समझ में? अब आप सोचिए अगर स्ट्रक्चर बी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेजर कंट्रीब्यूटर है, सी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो फिर तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कह सकते हैं ओपन चेन कैरेक्टर्स होंगे ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी। और आप सोचिए अगर इस साइक्लोप्रोपेन रिंग में ध्यान देना, ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है, अगर इसमें हम कहते हैं कि ओपन चेन कैरेक्टर्स आ जाएं, तो फिर तो हम कह सकते हैं स्ट्रेन विल डिक्रीज। यहां पर क्या हो जाएगा? देयर विल बी रिलीफ इन स्ट्रेन। और स्ट्रेन अगर कम होगा तो ये भी तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो हम कह सकते हैं इस कार्बोकेटायन में दो फैक्टर्स हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दो फैक्टर्स कौन से? एक तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लाइक इन रेजोनेंस, एंड द इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रिलीफ इन स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन रिलीफ कैसे मिला इस मॉलिक्यूल को? समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास कार्बोकेटायन होता, ये कैटायन होता, और अगर इसका ये एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता, अगर इसका ये एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता, तो फिर तो यहां पर ये रिंग क्लोज होती, फिर तो ये क्लोज्ड रिंग होती, और क्लोज्ड रिंग अगर होती तो फिर तो हम कह सकते थे इसमें एंगल स्ट्रेन होता। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है ही नहीं, एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये है, और ये अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर है तो इसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो रिंग है उसमें 100% क्लोज्ड चेन कैरेक्टर्स नहीं होंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इस रिंग में 100% क्लोज चेन कैरेक्टर नहीं होंगे, आप कह सकते हैं इसमें ओपन चेन कैरेक्टर्स होंगे। और जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, देखो अभी भी मैंने आपको बताया साइक्लोप्रोपेन रिंग में तो हमेशा टेंडेंसी होती है ओपन चेन में कन्वर्ट होने की, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन रिंग में आप कह सकते हैं एंगल स्ट्रेन होता है, क्योंकि वहां एंगल वो मेंटेन नहीं हो पाता है जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होता है। अब आप सोचिए साइक्लोप्रोपेन रिंग खुद चाहती है ओपन चेन कैरेक्टर में, ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट होना, क्योंकि ओपन चेन में हम कह सकते हैं एंगल स्ट्रेन 0 हो जाएगा, वहां पर एंगल 1090 डिग्री 28 मिनट मेंटेन हो जाएगा। ऐसे में आप सोचिए अगर इस साइक्लोप्रोपेन रिंग को चांस मिलता है ओपन चेन कैरेक्टर्स एक्वायर करने का, तो डेफिनेटली वो एक्वायर करना चाहेगी जो इस मॉलिक्यूल में हो रहा है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से। क्या पॉइंट समझ में आया? तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस कैटायन becomes highly stable due to two factors. Which two factors? Distribution of positive charge and relief in strain. और strain कम क्यों हुआ समझ में आ रहा है? क्योंकि जो साइक्लोप्रोपेन रिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंप्लीटली क्लोज रिंग होनी चाहिए ऐसी, लेकिन वो ऐसी ना होकर के कैसी है, ये हाइब्रिड जैसी है। और हाइब्रिड में हम कह सकते हैं कि जो रिंग है उसमें 100% क्लोज चेन कैरेक्टर ना होकर के ओपन चेन कैरेक्टर्स आ रहे हैं। और आप सोचिए साइक्लोप्रोपेन अगर ओपन चेन में कन्वर्ट होता है, ये रहा साइक्लोप्रोपेन अगर ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो एंगल स्ट्रेन वहां पर 0 हो जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आया? तो ये रीजन है कि यहां पर इस कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब आप देखो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का एक तरह से कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हुआ है। देखो इस डीलोकलाइजेशन को नेम क्या दिया जाए? ध्यान देना, इस डीलोकलाइजेशन को हम नेम रेजोनेंस नहीं दे सकते, क्योंकि रेजोनेंस में तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। देखो इसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन नेम भी नहीं दे सकते,
इसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन नेम भी नहीं दे सकते, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है या फिर कार्बन हेलोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हुआ है ना, इस डीलोकलाइजेशन को हमने एक अलग ही नेम दिया है, दिस इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस। आप ध्यान देना, इस डीलोकलाइजेशन को हम नेम देते हैं डांसिंग रेजोनेंस। यहां पर इसको नेम दिया जाता है डांसिंग रेजोनेंस। क्या बात समझ में आ रही है? इसको हम देते हैं डांसिंग रेजोनेंस, या ऐसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। और इस केस में अब मैं कह सकता हूं कि ये जो कार्बेटैन है, ये जो कार्बेटैन है, इस कार्बेटैन में हमें क्या मिल रहा है? डांसिंग रेजोनेंस मिल रहा है। एंड दिस डांसिंग रेजोनेंस विल मेक दिस कार्बेटैन मोर स्टेबल इवन दैट मॉलिक्यूल इन विच सिंपल रेजोनेंस इज प्रेजेंट। तभी तो हमने फर्स्ट को 2 से आगे रखा। अब आप ध्यान देना, फाइनली अगर मैं बात करूं, सुनिएगा इस बात को, फाइनली अगर बात की जाए तो यहां पर हम बात करेंगे कि जो ये कार्बेटैन है, ये कार्बेटैन जो है, ध्यान देना, ये कार्बेटैन ज्यादा स्टेबल है इस कार्बेटैन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो इस कार्बेटैन में रेजोनेंस है, और रेजोनेंस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है किसके थ्रू? ओनली वन फैक्टर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहां पर हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और यहां पर अगर बात की जाए तो इसको हमने डीलोकलाइजेशन को नेम दिया डांसिंग रेजोनेंस, और हम कह सकते हैं डांसिंग रेजोनेंस विल इंक्रीज स्टेबिलिटी ड्यू टू 2 फैक्टर्स। यहां पर 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर्स? एक तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और दूसरा हम कह सकते हैं रिलीफ इन स्ट्रेन। तो यहां पर मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होगी वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि देखो फर्स्ट में इस वाले कैटायन में तो मैंने आपसे कहा ओनली रेजोनेंस है, जो मॉलिक्यूल को केवल एक ही तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जबकि इस मॉलिक्यूल में जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बेटैन है, इस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी 2 फैक्टर से इंक्रीज हो रही है। एक तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइक इन रेजोनेंस, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर रिलीफ इन स्ट्रेन। और देखो साइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए स्ट्रेन रिलीफ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और देखो ये रिंग तो चाहेगी कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर रहे, क्योंकि इस रिंग को पॉजिटिव चार्ज के रहने से क्या फायदा होगा? अगर ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा तभी तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसके पास p ऑर्बिटल होगा, और अगर इसके पास p ऑर्बिटल होगा तो इस रिंग के कार्बन का sp3 ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप करेगा, जैसा मैंने आपको यहां पर समझाया, ये ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग अगर है तो इसी ओवरलैपिंग के बेसिस पर हमने कहा कि इसमें डांसिंग रेजोनेंस का केस बनेगा, क्योंकि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तभी तो हम वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की बात करेंगे, जैसा कि हम रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में बात करते हैं। क्लियर हो रही बात ये? सो बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बेटैन। क्लियर? चलिए अब आप ध्यान देना, मैं आपको देखो इसमें थोड़ा सा कुछ और कार्बेटैन्स आपको बता रहा हूं। हालांकि वो ओवरऑल ऑर्डर प्रैक्टिकल बेसिस पर है, लेकिन एक आइडिया आपको होना चाहिए। मैं उसके कुछ रीजंस आपको बता रहा हूं, वो प्रैक्टिकल फैक्ट है एक्चुअली। ध्यान देना, ये कार्बेटैन से ज्यादा स्टेबल हमारे पास डांसिंग रेजोनेंस वाला कार्बेटैन है, और देखो इससे ज्यादा स्टेबल हमें मिलता है ये कार्बेटैन। एंड दिस कार्बेटैन इज मोर स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ये कार्बेटैन यहां पर ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आप इसको एरोमेटिक बता रहे हो, ये जो रिंग है यहां पर बेंजीन रिंग, ये भी तो एरोमेटिक है। तो देखो इस मॉलिक्यूल के, अगर इस मॉलिक्यूल में मैं एरोमेटिसिटी की बात कर रहा हूं तो क्या इसमें एरोमेटिसिटी का रीजन, मेरा पॉइंट समझना, क्या यहां पर एरोमेटिसिटी का रीजन पॉजिटिव चार्ज है क्या? देखो इस वाले कैटायन में पॉजिटिव चार्ज का एरोमेटिसिटी में कोई रोल नहीं है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर नहीं हो, आप इसको ऐसे समझ लें। देखो अगर मैं इस कार्बेटैन की बात करूं तो यस ये एरोमेटिक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि मान लो अगर ये कैटायन किसी X माइनस से रिएक्ट कर जाए, और अगर X माइनस से रिएक्ट कर जाए तो क्या मैं कह सकता हूं रिएक्ट करने के बाद भी अगर पॉजिटिव चार्ज इसका चला भी जाएगा तब भी तो एरोमेटिक रहेगा ना। तो मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की एरोमेटिसिटी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये पहले भी एरोमेटिक था और अब भी एरोमेटिक है। लेकिन जरा आप सोचिए,
अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं तो ये एरोमेटिक है, और अगर ये X माइनस से रिएक्ट कर जाए, अगर ये X माइनस से रिएक्ट कर जाए तो हमें ये मॉलिक्यूल मिलेगा, और इस मॉलिक्यूल के मिलने के बाद में अब आप कह सकते हैं इट इज़ नॉन एरोमेटिक। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज की एरोमेटिसिटी के लिए इंपॉर्टेंस कहाँ पर हुई? ये पॉजिटिव चार्ज इंपॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी के लिए, जबकि इस पॉजिटिव चार्ज का एरोमेटिसिटी में कोई रोल नहीं है। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज की इंपॉर्टेंस है, जिस मॉलिक्यूल के लिए पॉजिटिव चार्ज की इंपॉर्टेंस है, वहीं तो हम पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना। मेरा पॉइंट समझना, क्योंकि कंफ्यूज मत होना। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये कैटायन एरोमेटिक है, ये कैटायन भी एरोमेटिक है, लेकिन इस कैटायन में तो आप कह रहे हो कि एरोमेटिसिटी की वजह से ये स्टेबल है, लेकिन इस कैटायन में तो फिर आप एरोमेटिसिटी की बात नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं इस कैटायन के एरोमेटिसिटी में, इस कैटायन के एरोमेटिसिटी में पॉजिटिव चार्ज की इंपॉर्टेंस है, जबकि इस कैटायन की एरोमेटिसिटी में पॉजिटिव चार्ज की इंपॉर्टेंस नहीं है। वो मैंने आपको इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन की है। इससे आप बस इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन की रिएक्शन अनायन के साथ कराओ, जब इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा तब भी एरोमेटिक रहेगा। लेकिन अगर इस ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन की अगर आप रिएक्शन अनायन से कराओगे तो जब मॉलिक्यूल बनेगा तो वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इस ट्रोपाइलियम आयन में जब तक पॉजिटिव चार्ज है तब तक ही तो वो एरोमेटिक है ना, लेकिन बेंजाइल कार्बोकेटाइन में चाहिए पॉजिटिव चार्ज हो चाहे ना हो, रिंग तो एरोमेटिक ही रहेगी ना। तो कहां पॉजिटिव चार्ज की एरोमेटिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है? ट्रोपाइलियम आयन में। दिस इज ट्रोपाइलियम आयन। तो ये इस डांसिंग रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होता है। ये देखो प्रैक्टिकल फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अब आप ध्यान देना, फिर इससे ज्यादा स्टेबल हमें मिलता है ये मॉलिक्यूल। इससे ज्यादा स्टेबल हमें मिलता है मॉलिक्यूल ये। जरा देखो, इसमें दो अप साइक्लोप्रोपाइल रिंग प्रेजेंट है। यहां पर हम बात कर सकते हैं डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू दो रिंग्स को स्टेबिलिटी सपोर्ट मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं अब यहां पर दो रिंग के लिए पॉजिटिव चार्ज की इंपॉर्टेंस बन गई, जो एरोमेटिसिटी वाले फैक्टर को भी डोमिनेट कर जाती है। और इससे भी ज्यादा स्टेबल हमें मिलता है ये कैटायन, जिसमें 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पर डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू 3 रिंग्स को स्टेबिलिटी सपोर्ट मिल रहा है। देखो, आप तो इसको ऐसा समझ लें, मॉलिक्यूल के लिए पॉजिटिव चार्ज जितना इंपॉर्टेंट होगा, मॉलिक्यूल के लिए पॉजिटिव चार्ज जितना इंपॉर्टेंट होगा, वो उस पॉजिटिव चार्ज को रिटेन करना चाहेगा। रिटेन करना चाहेगा मतलब रिएक्शन में कम पार्टिसिपेट करना चाहेगा। कम पार्टिसिपेट करना चाहेगा मतलब वो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, अब मैं रिपीट करता हूं, बेंजाइल कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका पॉजिटिव चार्ज कल रिएक्ट करता हो तो आज रिएक्ट कर जाए, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज बेंजाइल कार्बोकेटाइन में हो चाहे ना हो, रिंग तो एरोमेटिक दोनों ही केस में। हाँ, इस कैटायन की स्टेबिलिटी बेंजाइल से ज्यादा क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक पॉजिटिव चार्ज इसमें है तब तक इस मॉलिक्यूल में डांसिंग रेजोनेंस होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इसका चला गया, ये कार्बन अगर sp2 नहीं रहा तो डांसिंग रेजोनेंस खत्म। तो यहां पॉजिटिव चार्ज की इंपॉर्टेंस है। ट्रोपाइलियम कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज की इंपॉर्टेंस है इसकी एरोमेटिसिटी के लिए। तो ध्यान देना, रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल, अब इसको ऐसे याद रखना ओवरऑल ऑर्डर को, रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल डांसिंग रेजोनेंस, उससे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी वाला मॉलिक्यूल, उससे ज्यादा स्टेबल डबल डांस, और डबल डांस से ज्यादा स्टेबल ट्रिपल डांस। तो ये इन कैटायन का ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये ओवरऑल। देखो, एक प्रैक्टिकल फैक्ट जिसका एक आइडिया आपको जनरल होना चाहिए। मैंने आपको रीजंस बता दिए, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। अब इसके माइंड में आपके माइंड में ये हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एरोमेटिसिटी डांसिंग रेजोनेंस को कभी तो डोमिनेट करेगी, कभी नहीं करेगी। तो ओवरऑल ये एक प्रैक्टिकल बेसिस पर एक ऑर्डर मैंने आपको लिखवाया है, लेकिन रीजंस के साथ में लिखवा रहा हूं कि क्या फैक्टर है जो इसको ज्यादा स्टेबल बना रहा है, वो आपको याद रखना होगा। तो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल ये ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, फिर इससे ज्यादा स्टेबल डबल डांस, और इससे भी ज्यादा स्टेबल ट्रिपल डांस। तो यहां पर आप ध्यान रखना, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से, अब मैं इस क्वेश्चन पर आ रहा हूं। डांसिंग रेजोनेंस की वजह से हमने कहा कि ये ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड मॉलिक्यूल से जिसमें रेजोनेंस है, और थर्ड की स्टेबिलिटी तो सबसे कम, और इसका रीजन तो मैंने आपको बताया, ब्रेड्स रूल। आया समझ में? इस बेसिस पर इसका ओवरऑल ऑर्डर जो हमें मिलता है स्टेबिलिटी का, वो मिलता है 1 2 3। क्लियर बात है? अब एक बात ध्यान देना, डांसिंग रेजोनेंस आपको केवल और केवल तभी मिल पाएगा, ध्यान देना, डांसिंग रेजोनेंस का केस आपको तभी मिल पाएगा जब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन 3 मेंबर रिंग से अटैच्ड हो। इसी में हम डांसिंग रेजोनेंस की बात कर पाएंगे। अगर आप कहें कि सर 4 मेंबर रिंग अगर है और उससे अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अटैच्ड हो, तो क्या यहां डांसिंग रेजोनेंस का केस बनेगा? आंसर है नो। अगर 5 मेंबर रिंग है और वहां अगर आप कहें कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अटैच्ड हो, क्या यहां डांसिंग रेजोनेंस का केस बनेगा? आंसर है नो। अगर 6 मेंबर रिंग है और यहां पे है कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अटैच्ड है, क्या डांसिंग रेजोनेंस का केस बनेगा? आंसर है नो। इनमें डांसिंग रेजोनेंस के केस नहीं बनेंगे। डांसिंग रेजोनेंस का केस जो बनेगा वो केवल तभी बनेगा जब
3 मेंबर रिंग, साइक्लोप्रोपाइल रिंग से पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन अटैच्ड हो। क्योंकि इस केस में क्या होता है, देखो इसी केस में ध्यान देना, ऐसा इसलिए होता है, ये लॉजिकल बात है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसी केस में हम बात करते हैं कि जो कार्बन का sp3 ऑर्बिटल होता है वो इस एक्सिस से काफी बाहर होता है, और ध्यान देना बाहर होने की वजह से ही वो क्या होता है, पास वाले कार्बन के p के साथ भी ओवरलैप करने लगता है। क्या हमारा पॉइंट समझ में आ रहा है? ये sp3 ऑर्बिटल इस इंटरन्यूक्लियस एक्सिस से काफी बाहर होने की वजह से, ये बाहर होने की वजह से क्या होता है, पास वाले p के साथ भी ओवरलैप करने लगता है। अब जैसे जैसे आप बड़ी रिंग पर जाएंगे ना, ये ऑर्बिटल बाहर है इस तरह से, ठीक है, ऑर्बिटल बाहर होने की वजह से क्या हो रहा है, ये पास वाले कार्बन के p के साथ भी ओवरलैप कर रहा है। अब जैसे जैसे आप रिंग बड़ी होती जाएगी ना, ये ऑर्बिटल थोड़ा सा अपने एक्सिस की तरफ अंदर आएगा, तो पास वाले p के साथ इसके ओवरलैपिंग के चांसेस कम होते जाएंगे। तो ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए कि ये sp3 ऑर्बिटल, क्या ये sp3 ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल ओवरलैप कर पाएंगे? आंसर है ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए हम यहां पर डांसिंग रेजोनेंस की बात नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, डांसिंग रेजोनेंस का केस आपको तभी मिलेगा जब पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन साइक्लोप्रोपेन रिंग से अटैच्ड हो। अगर 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, तो इनमें डांसिंग रेजोनेंस नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, डांसिंग रेजोनेंस विल मेक कार्बोकेटायन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि रेजोनेंस ने तो स्टेबिलिटी को एक ही फैक्टर के थ्रू बढ़ाया, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके, लेकिन डांसिंग रेजोनेंस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को 2 तरह से बढ़ा रहा है। चार्ज को तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहा है लेकिन रेजोनेंस, लेकिन यहां पर रिंग में स्ट्रेन भी कम कर रहा है, और रिंग में स्ट्रेन कम होना उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन इस डांसिंग रेजोनेंस को फिर डोमिनेट करती है एरोमेटिसिटी, लेकिन केवल तब जब एक ही रिंग में डांसिंग रेजोनेंस का केस आ रहा है। अगर 2 रिंग में डांसिंग रेजोनेंस है या 3 रिंग में डांसिंग रेजोनेंस है, तो वो फिर एरोमेटिसिटी वाले केस को डोमिनेट करने लगेंगे। तो ये एक ओवरऑल ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और इसी के साथ में जो हाइपर कॉन्जुगेशन के मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, जो हाइपर कॉन्जुगेशन के मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड द लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ में GOC1 से रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट मैंने आपको एप्लीकेशंस के साथ में दिए थे आपको ट्राई करने के लिए, उनके डिस्कशंस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। थैंक यू एवरीवन।